हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राकेश सलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। आज वाले वीडियो लेक्चर में आपने जैसा थंबनेल में पढ़ा होगा, मैं आप बच्चों के लिए प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं सभी का सॉल्यूशन आपके पास ले लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर का एक बार सॉल्यूशन देख लेने से ये होता है कि हमें ना अंदाजा लग जाता है कि हमारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें तैयारी किस तरह की करनी चाहिए। तो आज वाले एग्जाम में मैंने आप बच्चों के लिए हॉस्टल वार्डन का जो प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ था, वो एग्जैक्ट पेपर जिसका इंग्लिश वाला जो सेक्शन है, मैं इस वाले वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो हॉस्टल वार्डन का प्रीवियस ईयर का एग्जैक्ट पेपर इंग्लिश के सेक्शन का इस वाले वीडियो लेक्चर में आपसे डिस्कस किया जाएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आंसर बताकर नहीं निकल जाऊंगा, इत्मीनान से रुककर आपको थ्योरी बताता हुआ चलूंगा। तो मेरी सलाह है कि मेरे साथ इस वाले वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आए हुए एग्जाम में इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस का एक बार आइडिया ले लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, द ओल्ड वुमन whom I thought was lunatic behaved well at the wedding function and gave no evidence of abnormality. Which part has error? तो दरअसल इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। इसमें दरअसल क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ना ग्रामेटिकल एरर पता करके बताना होता है कि कौन से वाले पार्ट में दरअसल ग्रामर का एरर फंस रहा है। ठीक है। तो अब एक बार मैं पहले सेंटेंस को समझने की कोशिश करता हूँ और फिर उसमें कंसेप्ट नोटिस करने की कोशिश करता हूँ। लिखा हुआ है द ओल्ड वुमन, इसका सेंस ये बनता है वो बूढ़ी महिला। ठीक है। द मतलब लगा दिया, मतलब किसी इंसान को वो स्पेसिफिक कर रहा है। तो बूढ़ी महिला बहुत सारी होंगी लेकिन वो उस पर्टिकुलर बूढ़ी महिला के बारे में बात करना चाहता है, इसलिए उसने द ओल्ड वुमन टर्म यूज किया है। फिर उसका लिखा है whom I thought was a lunatic, जिसको मैंने, whom का सेंस है जिसको मैंने। ठीक है। whom मतलब जिसको और I मतलब मैंने। तो whom I thought was lunatic, जिसको मैंने थोड़ा सा सर्किट समझा था। होता है ना कि बुढ़ापे में लोग थोड़ा सा सठिया जाते हैं, जिसको मैं थोड़ा सा सठियाई हुई सोचा था। बिहेव्ड वेल एट द वेडिंग फंक्शन, उसने वेडिंग फंक्शन में बहुत बेहतरीन तरीके से, मतलब बहुत अच्छा बिहेव किया। एंड गेव नो एविडेंस ऑफ एबनॉर्मेलिटी, और मुझे एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि वो सटकी हुई है। सेंटेंस में कहाँ पर ग्रामर एरर है वो आपको बताना है। मुझे तो बिल्कुल सही लगा है ये, इसमें एक भी ग्रामर एरर मुझे नहीं दिख रहा। और जैसे वो वुमन का बिहेवियर एक तरफा था, वैसे ये सेंटेंस भी एक तरफा है। इसमें आंसर टिक करता मैं नो एरर, मतलब कि नन ऑफ द अबो। पॉइंट है समझ में। होम जो टर्म इसमें यूज किया गया है WHOM, वो बहुत ही सही टर्म यूज किया गया, होम ही उसमें प्रयोग किया जाना चाहिए था। ठीक है। चलिए चलते हैं, नन ऑफ द अबो में इसका आंसर टिक करके आता। इसमें हालांकि ए लगा हुआ है, किसी बच्चे ने ए मारा है, अपन उसको ध्यान नहीं देते, अपन सही आंसर पर फोकस करते हैं। सही आंसर इसका डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैच द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द वर्ड्स गिवन द कॉलम ए विथ सिंगल वर्ड गिवन कॉलम बी। और ए और बी मुझे दो कॉलम दिखाई दे रहे हैं और उसके बिहाफ पर मुझे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। देखो ये जो वन वर्ड वाले जो क्वेश्चन है, मैं इसके पहले आपको जो है अपने इसी वाले चैनल पर वन वर्ड बहुत सारे करवाए हैं। तो दरअसल आपको इस वाली बात को समझना पड़ेगा कि एग्जाम में जो वन वर्ड है वो भी डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, जिसके लिए यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। ठीक है। तो यहाँ पर चार वन वर्ड आए हैं, चारों के आपको मीनिंग बताऊंगा। चारों वन वर्ड आपको याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। पहला वन वर्ड जब मैं देखने जाता हूँ तो लिखा हुआ है द लवर ऑफ वुमन काइंड। आप इस वाली बात को दिमाग में डालो कि एक प्रीफिक्स होता है जिसका नाम होता है फिल। ठीक है। ये रहा फिल। अपने दिमाग में ये वाली बात तुम सेट करो कि कहीं भी अगर फिल वर्ड आ जाएगा ना, उसका सेंस होता है लव से। ठीक है। और ये जो जिन वर्ड आता है ना, जिन, इसका सेंस होता है वुमन से। ठीक है। अपने दिमाग में इस वाली बात को डाल दो, हमेशा आपको ये वाली चीज हेल्प करेगी। फिल PHIL स्टैंड्स फॉर लव, GYN जिन स्टैंड्स फॉर वुमन। तो ये बना लव फॉर वुमन, तो लव फॉर वुमन के लिए आएगा फिलोजिनिस्ट। ठीक है। ऐसे कुछ और शब्द भी बनते हैं, जैसे एक वर्ड होता है फिलेंथ्रोपिस्ट, एक वर्ड होता है दैट इज फिलेंथ्रोपिस्ट। ये मैंने जो है ना अपना जो वो कैब की जो मैं क्लास लेता हूँ उसमें मैंने करवाया हुआ है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट में देखो फिल आ रहा है ना, और ये एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब होता है दरअसल मैनकाइंड। तो जिसे मानवता से प्राप्त मानवता से प्यार होता है, फिल स्टैंड्स फॉर प्यार, एंथ्रोपो मींस मैनकाइंड। तो जिसे मानवता से प्यार होता है तो उसके लिए टर्म यूज होता है फिलेंथ्रोपिस्ट।
अब जैसे ये जिन लिखा हुआ है, अब अगर कोई ऐसा इंसान है जो महिलाओं का डॉक्टर है तो उसको अपन बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। देखो यहाँ पर जिन आ गया ना, ये जिन स्टैंड्स फॉर वुमन, तो महिलाओं के डॉक्टर को, जो महिलाओं की समस्याओं का इलाज करता है, तो उसके लिए अपन गायनेकोलॉजिस्ट वर्ड यूज करते हैं। पॉइंट है आपको समझ में? तो ये जिन स्टैंड्स फॉर वुमन, फिल स्टैंड्स फॉर लव, आपके दिमाग में होना चाहिए। इससे कुछ और शब्द भी बनते हैं तो आपको उसका हेल्प मिलेगा, जैसे मैंने बताया फिलेंथ्रोपिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, इससे बनने वाले और भी कई शब्द हैं। चलते हैं नेक्स्ट वाले टर्म पर। लिखा हुआ है द लवर ऑफ वन सेल्फ, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार करता है। तो जब कोई ऐसा इंसान जो सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार करता है, जो ऐसा सोचता है कि भगवान सबका भला करे, लेकिन शुरुआत किससे करे? मुझसे। तो अगर कोई इंसान इस तरह की सोच रखता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? स्वार्थी, है ना। स्वार्थी टर्म के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ईगोइस्ट। तो मैंने देखा कि ए पर आ रहा है थर्ड और बी पर आ रहा है वन। ए पर थर्ड ये रहा, ए पर थर्ड और कहीं नहीं है, ठीक है भाई। और बी पर आ रहा है वन, ये रहा, सही जा रही है। हालांकि मैं चाहूं तो अभी आंसर टिक कर सकता हूं, इतने में ही मेरा काम बन चुका है, लेकिन आप फिर भी आगे सीखो। द लवर ऑफ अदर्स, जो दूसरों से प्यार करता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया कि आपने किसी इंसान से ना पेन मांगी, उसके पास बाय चांस एक ही पेन थी, तो वो क्या करता है? सामान्य रूप से लोग क्या बोलेंगे? नहीं, ये दूसरा पेन, एक ही पेन है, मैं उसे लिख रहा हूँ। लेकिन वो इंसान जो मानवता से प्यार करता है ना, मानवता मतलब कि दूसरों के फायदों को इंपॉर्टेंस देता है, तो वो आपसे क्या कहेगा? ठीक है, आप पहले से यूज कर लीजिए, अपना काम कर लीजिए, मैं अपना काम आपके बाद कर लूंगा। तो जो लोग ऐसी सोच रखते हैं उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं अल्ट्रिस्ट। आपको अगर याद हो, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में जब मैंने वोकैब आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको अल्ट्रिस्ट के लिए मदर टेरेसा की फोटो दिखाई थी, अगर आपको याद आ जाए तो, है ना। उसमें आपको सलमान की भी फोटो दिखाता हूँ, है ना, उसमें आपको गौतम बुद्ध की फोटो दिखाता हूँ, ठीक है। ईगोइस्ट भी मैं उसी वाले वोकैब वाले लेक्चर में आपको मैं दिखा चुका हूँ। नेक्स्ट है द लवर ऑफ फूड, जो खाने को बहुत ज्यादा पसंद करता है, उसके लिए टर्म आता है गुरमे। गुरमे इज अ टर्म जो वो खाने को बहुत ज्यादा पसंद करता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। 62 पर सही जवाब है ए। ठीक है, आई गेस अब सारे बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इंग्लिश का अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है चूज द करेक्ट सेंटेंस which express the sentence given below in passive voice। ये एक्टिव पैसिव वॉइस में बहुत पेपर में आती है। मैं अभी इसके पहले आपको लेबर इंस्पेक्टर का पेपर सॉल्व करवा रहा था, उसमें भी एक्टिव पैसिव वॉइस के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। तो अपने को ना इसके लिए एकदम रेडी रहना है। एक्टिव पैसिव वॉइस मैंने आपको जो अपने रेगुलर क्लासेस जो जिन जिन बच्चों ने अटेंड करे उसमें कवर करवाया बहुत अच्छे तरीके से। आने वाले समय में कोशिश करूंगा कि आपको उसके लिए भी लेक्चर प्रोवाइड किया जाए। अभी ये क्वेश्चन आ गया, इस पर अपन लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखो लिखा हुआ है द रेसिडेंट्स सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे। अब हम लोग ने सीखा है कि एक्टिव को पैसिव या पैसिव को एक्टिव बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहला स्टेप होता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है द इंडिपेंडेंस डे, ये ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बनेगा, मतलब ये पहले आ जाएगा। देखो द इंडिपेंडेंस डे, द इंडिपेंडेंस डे पहले आ रहा है, जो कि सही है, द इंडिपेंडेंस डे पहले आ रहा है। लेकिन सी ऑप्शन पे द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के बाद आ रहा है, जरूरत नहीं है इसकी, द इंडिपेंडेंस डे ही होना चाहिए था, ठीक है। अब लिखा हुआ है द इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड, यहाँ पे लिखा हुआ है इज सेलिब्रेटेड। हमको पहली बात पता है कि जो टेंस है वो उसका पास्ट हो जाता है, प्रेजेंट वाला यूज नहीं किया जाता है। हैज बीन सेलिब्रेटेड, हैज बीन सेलिब्रेटेड का मतलब है कि ये दरअसल पार्टिसिपल वाले फॉर्म में चला गया, ठीक है। तो ये भी यूज नहीं होगा। वॉज सेलिब्रेटेड एकदम सही है, इसका जो सही जवाब है द इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड बाय द रेसिडेंट्स, एकदम सही जवाब होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 मुझसे कहता है चूज द सेंटेंस इन विच द यूज ऑफ प्रिपोजिशन इज करेक्ट। मुझे ना इन चारों सेंटेंस को पढ़ना है और मुझे बताना है कि कौन से वाले सेंटेंस में जो प्रिपोजिशन है वो बहुत सही तरीके से प्रयोग किया गया है। हमारे एग्जाम में प्रिपोजिशन कंजंक्शन के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, एक बार जरा सीखने की कोशिश करते हैं। ट्राई टू सी इट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ट्राई टू सी इट अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। देखो ये अकॉर्डिंग टू कब यूज होता है पता है? जब मैं कहता हूं कि मेरी तरह से काम करो, ठीक है, या फिर अकॉर्डिंगली मैनेज करो, तो हम लोग ऐसे तरह से यूज करते हैं। यहाँ पर ये सही नहीं है। ट्राई टू सी इट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा बेटर है अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू के बजाय, है ना। ट्राई टू सी इट आफ्टर माई पॉइंट ऑफ व्यू,
मेरे नजरिए के पीछे से देखने की कोशिश करो। नहीं मजा आया। ट्राई टू सी इट बाय माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे नजरिए के द्वारा देखने की कोशिश करो, मेरे नजरिए से देखने की कोशिश करो। सही है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 65 पर, क्वेश्चन नंबर 65 पर लिखा हुआ है बच्चों लोग, हर टीचर टोल्ड द क्लास दैट द ह्यूमन हार्ट वॉज अबाउट एज बिग एज द क्लेंच्ड फिस्ट। अब इस वाले सेंटेंस की पहले आपको मीनिंग समझनी पड़ेगी। इस वाले सेंटेंस की मीनिंग दरअसल ये है, ऐसे ग्रामर के एरर वाले क्वेश्चन, इसमें मेरे को ग्रामेटिकल एरर निकाल कर देना है। ग्रामर के एरर वाले क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और पूरे ग्रामर के जो रूल्स है बहुत अच्छे से जमा जमा कर मैंने आप बच्चों को पढ़ाए हैं। इत्मीनान से उस पर एफर्ट देना, और कहीं अगर दिक्कत हो तो मुझसे बिल्कुल बात करना, मुझसे बिल्कुल अपने डाउट डिस्कस करने की कोशिश करना। लेकिन इंग्लिश 10 नंबर का वेटेज रख रहा है, अपन 10 में 10 ला सकते हैं। थोड़ा सा मेरे साथ आपको एफर्ट देना है बस। सुनना जरा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कह रहा है हर टीचर टोल्ड द क्लास दैट ह्यूमन हार्ट वाज अबाउट एज बिग एज अ क्लिंच्ड फिस्ट। इसका सेंस ये है कि जो मानवों का जो दिल है ना, वो मुट्ठी भर हथेली में समा सकता है, या मुट्ठी भर हथेली की तरह होता है। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि जो मानवों का जो दिल है वो हथेली में आ सकता है, इतना बड़ा होता है कि वो मुट्ठी में आ सकता है, ये कहा जा रहा है। ये वाली बात सच है। वो कहते हैं ना कि अब दिल निकाल के दिखा दूं, कह बोलो तो कि कितना प्यार करते हैं तुमसे, तो निकाल के जो दिखा दूं बोलता है, वो क्यों बोल पाता है? क्योंकि उसको पता है कि वो उसकी मुट्ठी में आ जाएगा। है क्या ऐसा? चलो जरा समझो तो। Her teacher told the class that the human heart was about as big as a clenched fist. यहाँ पर ना एक दरअसल मस्त वाली गलती इसने कर दी है। इसने गलती क्या की है पता है? इसने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा नोटिस करने की कोशिश करो। इसने लिखा हुआ है द ह्यूमन हार्ट वॉज, मतलब ऐसा होता था कि पहले जो है मानवों का जो दिल है वो हथेली में आ जाता था, ऐसे निकाल के वो दिखा देते थे। आजकल नहीं निकाल के दिखा पाते हैं, आजकल उसका साइज बहुत बड़ा हो गया है, 2-4 लोग मंगवाने पड़ते हैं, जेसीबी वगैरह भी कभी कभी लग जाती है। ऐसा है क्या? नहीं ना भाई। ये एक यूनिवर्सल सेंटेंस है कि जो मानवों का जो दिल है वो मुट्ठी में समा जाता है, ये तो एक मुट्ठी की साइज के जितना होता है। ये एक यूनिवर्सल सेंटेंस है जो कि पहले भी सही था और आज भी सही है। ऐसा नहीं था कि पहले मुट्ठी में आ जाता था, आज जैसी भी लग रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये वॉज गलत है, इज होगा ना। सिंपल प्रेजेंट में अपन बताते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले सेंटेंस की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन में ये कहता है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 66 नीचे दिख रहा है मुझे, लिखा हुआ है चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड फ्रजाइल। मैंने आप बच्चों को ना एंटोनिम सिनोनिम की भी क्लास करवाई है। एंटोनिम सिनोनिम वाले कंटेंट में भी आपके एग्जाम में मस्त मस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। ठीक है, चलो यार रिलैक्स होकर देखो। बोल रहा है कि फ्रजाइल के लिए आपको करेक्ट सिनोनिम बताना है। फ्रजाइल कोई चीज, जैसे हम लोग कहते हैं कि यार इसका बिहेवियर ना बहुत फ्रजाइल है, इसका बिहेवियर बहुत फ्रजाइल है, कहने का मतलब यह है कि उसका बिहेवियर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, बहुत क्षणिक है। थोड़े समय के लिए रोने लग जाता है, थोड़े समय बाद खुश हो जाता है, बिना बात कहीं मुस्कुरा देता है, बिना बात कहीं दुखी हो जाता है। तो अगर किसी इंसान का कोई ऐसा बिहेवियर होता है, जैसे हम लोग डायनेमिक बिहेवियर कहते हैं, फ्रजाइल बिहेवियर कहते हैं, तो मतलब किसी इंसान का जब कोई बिहेवियर स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, तो किसी इंसान का अगर कोई बिहेवियर स्टेबल नहीं है तो उसके लिए आप फ्रजाइल वर्ड यूज कर सकते हैं। अब अगर देखो मुझसे करेक्ट सिनोनिम पूछा है, तो यहाँ पर पहला लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग तो मतलब मजबूत होगा ना। मजबूत मतलब ऐसा इंसान जिसने कोई बात कह दी तो वो उस पर खड़ा है आपका साथ निभाने के लिए। या तो वो आगे नहीं आता, और अगर वो आ गया है तो अब पीछे नहीं जाएगा, अंत तक चलेगा आपके साथ। उसके लिए आप स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर सकते हैं। अगला है ब्रिटल। ब्रिटल मतलब कोई चीज जो बहुत ही नाजुक होती है, जैसे कांच के गिलास छोड़ो तो टूट जाते हैं, ब्रिटल होते हैं कांच के गिलास, बहुत नाजुक होते हैं। फ्लरिड। फ्लरिड मतलब कोई चीज जब कोई बहुत ही गहरे रंग की होती है, गाढ़े रंग की होती है, उसके लिए अपन फ्लरिड वर्ड यूज करते हैं। अगला है जूसी। जूसी तुम लोग जानते हैं ना कि आम बहुत जूसी है, जूसी मैंगो ऐसा अपन बोलते हैं ना, है ना। तो जो इसका जो सिनोनिम होगा मेरे हिसाब से ब्रिटल होना चाहिए। इसका जो सही जवाब है 66 पर बी, जिस भी बच्चे ने मारा है बिल्कुल सही मारा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका बी होगा, ठीक है ना। 66 पर बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 67, किधर गया? 64 है, ये रहा 67। 67 सुनते हैं, लिखा हुआ है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अच्छा, मेरे को ना करेक्ट स्टेटमेंट चुन के बताना है जो कि सेंटेंस बना हुआ है उस पर। कहता है द स्टूडेंट्स वर ऑफिशियली
told that they are not to cross the road against the red light. बच्चों को ये वाली बात बिल्कुल बताई गई थी कि अगर लाल लाइट होती है तो उन्हें रास्ता क्रॉस नहीं करना था। अब जरा बात को समझो, ये कह रहा है साफ साफ, द स्टूडेंट्स वर ऑफिशियली टोल्ड दैट, बताई गई थी उनको, मतलब पास्ट की बात है। अब यहाँ पे लिख दिया है दे आर नॉट टू क्रॉस द रोड। अरे भाई, कभी भी इस बेसिक चीज का ध्यान रखा जाता है कि जब कोई सेंटेंस बनाया जाता है तो या तो पूरी तरह से वर्तमान में हो, या तो पूरी तरह से भूत में हो, या तो पूरी तरह से भविष्य में हो। अपन आधा आधा नहीं खेलते ना। पॉइंट आ रहा है आपको समझ में? तो क्योंकि जो सेंटेंस है वो पास्ट का है, तो इसके लिए वर्ब भी पास्ट का ही यूज होना चाहिए। आर प्रेजेंट का वर्ब होता है, यहां पर आना चाहिए था वर। दे वर नॉट टू क्रॉस द रोड अगेंस्ट द रेड लाइट। मेरे हिसाब से इसमें पार्ट बी में ग्रामेटिकल एरर है। 67 का सही जवाब होना चाहिए था बी। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। 68 पर कहता है ए और बी में मैचिंग करो। और इस वाली बात का ध्यान देना है आपको कि एग्जाम में वो दरअसल पूछ किस चीज के ले रहा है। यहाँ पर उसने साफ साफ लिख कर दिया है, और बच्चे लोग यही वाली गलती करते हैं अपन लोग। अब लोग ने ध्यान नहीं देते कि वो पूछ क्या रहा है। उसने बोला है कि भाई अपोजिट वाला टर्म देखना है आपको, तो ध्यान देना है इस वाली बात को। अपन सिनोनिम ढूंढने लग जाएंगे, गलत हो जाएगा। चलो देखते हैं। पहला लिखा हुआ है स्पूरियस। अब देखो, स्पूरियस का हम लोग को ना मीनिंग नहीं भी पता है, कोई बात नहीं। अगर कभी ऐसे टर्म वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो एकदम अगर किसी चीज का जवाब नहीं भी पता हो तो परेशान नहीं होना चाहिए। इत्मीनान से पहले क्या करना चाहिए, सारे को पढ़ लेना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, तुम्हें अगर स्पूरियस का मीनिंग नहीं भी पता हो तो परेशान मत हो, एकदम रिलैक्स हो जाओ, पहले बाकियों को पढ़ो, हो सकता है एक आध मिल जाए अपने को। ढूंढते हैं। ट्रांसपेरेंट, इसका तो मीनिंग आपको पता ही होगा फॉर श्योर। बोलते हैं ना कि यार इसका बिहेवियर बहुत ट्रांसपेरेंट है, या फिर ये चीजों को बहुत ट्रांसपेरेंट रखता है। यार इसका मन काला नहीं है, जैसा ये दिल में है वैसा ही फेस पर है। ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, पारदर्शी। इसे तो हम लोग समझ ही सकते हैं ना, पारदर्शी। पारदर्शी अगर कोई चीज है मतलब कि वो स्पष्ट है। एग्री करते हो? इसकी मीनिंग है पारदर्शी, मतलब कि स्पष्ट। ठीक है भाई। यहां पर देखो, स्पष्ट का कुछ अपोजिट आपको पता चल रहा है क्या? नहीं, मेरे को अभी स्पष्ट का अपोजिट तो नहीं पता चल रहा है, क्योंकि मेरे लिए सारे के सारे शब्द नए लग रहे हैं मुझे। चलो फिर से कोशिश करता हूँ। डर्नल, इसका भी जो मीनिंग है वो मुझे नहीं पता है, सोच लेता हूँ एक बार, आगे बढ़ता हूँ। सरप्लस, हाँ इसका मीनिंग मुझे पता है। सरप्लस अपने नाम से ही दिखाई दे रहा है, इसका मीनिंग होता होगा एक्स्ट्रा। ये तो मतलब किसी को वोकैब नहीं भी आता है ना, उतना ये अंदाजा लगा सकता है। अब ना इनमें अगर मैं गौर करूं तो डिफिसिट का मीनिंग मुझे पता है। ये डिफिसिट आपने इकोनॉमी में हजार दफा शब्द सुना होगा कि भाई इकोनॉमी डिफिसिट हो गया, या फिर मुद्रास्फीति जिसको बोलते हैं अपन लोग, है ना, करेंसी डिफिसिट हो गया, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो डिफिसिट का मतलब होता है कमी। अब देखो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सरप्लस का मतलब है एक्स्ट्रा और डिफिसिट का मतलब है कमी। मतलब ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। मानते हो आप इस वाली बात को? इसका मतलब मुझे पता चल गया कि मुझे डी पर 4 लगाना है। डी पर 4 लगाना है, इस हिसाब से ये वाला तो जवाब नहीं हो सकता। ठीक है, डी पर 4 लगाना है, उस हिसाब से ये वाला जवाब तो नहीं हो सकता। अब मेरे को पता है कि ट्रांसपेरेंट मतलब था पारदर्शी। ये रहा बी ऑप्शन। बी पर या तो 2 आएगा या तो 1 आएगा, ये भी मैं डिसाइड कर चुका हूँ। बी का क्योंकि मीनिंग मुझे पता था, इसलिए मैंने बी को ऑप्शन से नोटिस करने की कोशिश करी। मुझे पता चला या तो 2 आएगा या तो 1 आएगा। तो ये लिखा हुआ है 2 और ये लिखा हुआ है 1। अब देखो ये नॉक्टर्न, ये वाला टर्म हो सकता है आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। दरअसल नॉक्टर्न दरअसल ना रात के दृश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। ये दरअसल रात का दृश्य होता है। ठीक है, क्योंकि ये रात का दृश्य होता है। अब ये स्पष्ट है और ये रात का दृश्य, इसका अपोजिट बैठ रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये भी इसका जवाब नहीं हो सकता। मतलब या तो सी है या तो डी है। बी पर 1 ही आएगा। और ओपेक का मतलब होता है अस्पष्ट, जिन बच्चों को ना पता हो। ओपेक का मतलब होता है अस्पष्ट, तो स्पष्ट का अपोजिट हो जाएगा अस्पष्ट। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में मैं कोई एक चुनने वाला हूं। मैंने तय कर लिया है कि बी पर 1 लगाऊंगा और डी पर 4 लगाऊंगा। अब सवाल है कि ए और सी पर आप क्या लगाना चाहते हैं। देखो, जेन्युइन का मीनिंग मेरे को पता है कि यार ये इंसान बहुत जेन्युइन है। ये इंसान बहुत जेन्युइन क्यों है? क्योंकि इसका जो व्यवहार है वो बहुत वास्तविक है, कुछ भी दिखावा नहीं करता है, जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहता है। जेन्युइन बिहेवियर है, वास्तविक। स्प्रूयस का मीनिंग होता है नकली या फिर अवास्तविक। तो इसका मतलब ये हुआ
कि ए का जो एंटोनिम होगा वो होगा थर्ड, ए का होगा थर्ड, मतलब मैं लगाऊंगा ऑप्शन नंबर 3। और लास्ट मेरा बच गया डिर्नल, डिर्नल का मतलब होता है दिन, तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉकटर्न हो जाएगा उसका रात, तो सी पर अपोजिट है उसका 2, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। एक बार रिलैक्स होकर देखो इत्मीनान से। अब ये सारे मीनिंग जब हमको पता रहेंगी तो चीजें डील होंगी। अगर कभी मान लिया ऐसा सही जोड़ी मिलान में आए तो परेशान मत, मतलब वो तो आपके लिए एडवांटेज हो गया कि एक आध तो कुछ ना कुछ अपन मैनेज करके देखो। जैसे मैं ऑप्शन फिल्टर आउट करता जा रहा था कि पहले मैंने तय किया कि भाई बी नहीं होगा, फिर मैंने तय किया कि ए नहीं होगा, फिर आखिरी के दो में तुक्का मारना। देखो तुक्का भी मारता अगर मैं तो भी आसान हो गया ना, चार में से नहीं चुनना पड़ता, दो में से ही चुनना पड़ता। तो इस तरह से आपको डील करना चाहिए सही जोड़ी वाले क्वेश्चंस को भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। हाँ भाई, क्या सेंटेंस है, वी वर लेट ड्यू टू ब्लो आउट। ब्लो आउट का सेंस क्या है, दरार हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, लीक हो सकता है, ब्लो आउट का सेंस मतलब। नेक्स्ट है आर लेटनेस वॉज ड्यू टू द ब्लो आउट। ठीक है भाई। नेक्स्ट है द हाईवेज वर स्लिपरी ड्यू टू द आइस। ठीक है भाई, यहाँ पे तो हाईवेज वर स्लिपरी नहीं होगा, तो हाईवे वॉज स्लिपरी होगा, यहाँ पर ये गलत हो गया। नेक्स्ट है ड्यू टू द वेदर देयर वॉज अ लार्ज क्राउड, देयर वर अ लार्ज क्राउड। क्राउड क्योंकि बड़ा है ना और बहुत सारे लोग हैं, तो उसके लिए अपन प्लूरल वर्ब टर्म यूज करते हैं। डिपेंड करता है क्राउड किस सेंस में प्रयोग किया गया। अगर एक झूठ के सेंस में प्रयोग किया जाता तो फिर वॉज भी सही था, लेकिन कलेक्टिव है तो अगर वहां पर वो अलग अलग है तो इसलिए वहां पर प्लूरल वर्ब लगना चाहिए था। तो बचा ए और बी। फर्स्ट पर लिखा हुआ है वी वर लेट ड्यू टू द ब्लो आउट, आवर लेटनेस वॉज ड्यू टू द ब्लो आउट। तो बेसिकली अगर आप सीधा सेंटेंस करोगे तो वैसे वी वर लेट हम बोल देते हैं, लेकिन अगर ग्रामेटिकली बोलोगे तो फिर बी सही है, आर लेटनेस वॉज ड्यू टू द ब्लो आउट। इस तरीके से इस टर्म को कन्वे किया था कि हमें देरी उस वजह से हुई थी, ऐसा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। लास्ट क्वेश्चन है, इत्मीनान से क्वेश्चन नंबर 70 सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई एम श्योर कि ना इसमें जो आपको कंसेप्ट देने वाला हूँ, ये वाला जो कंसेप्ट है ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। आने वाले सभी एग्जाम में इस तरह के कंसेप्ट आपसे बिल्कुल पूछे जाएंगे, समझना जरा। मस्त क्वेश्चन है वाला, इंपॉर्टेंट है, मस्त कंसेप्ट है। इसमें लिखा हुआ है आई ट्रस्ट इंग्लिश, फिर लिखा हुआ है आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, फिर लिखा हुआ है आई ट्रस्ट द इंग्लिश, फिर लिखा हुआ है आई कैन स्पीक द इंग्लिश फ्लुएंटली। अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा वाला ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है भाई, बता देंगे अपन बहुत आराम से, लेकिन आपको पहले मीनिंग को समझना पड़ेगा। समझो जरा मेरी बात को। ये जो इंग्लिश है ना, ये हम लोग जानते हैं बच्चे लोग कि नहीं, ये भाषा होती है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश एक भाषा होती है। ठीक है, लेकिन जब आप इंग्लिश के पहले द इंग्लिश लगा देते हो ना, जब आप इंग्लिश के पहले द लगा देते हो ना, तो वो बन जाता है द इंग्लिश। और ये जो द इंग्लिश है ना, इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है अंग्रेज। समझ गए मीनिंग कैसे बदल गई। तो वो जो अंग्रेज लोग हैं ना, उन लोगों को हम लोग द इंग्लिश बोलकर बुलाते हैं। जैसे इंडिया के जो लोग हैं उनको हम लोग इंडियन बोलकर बुलाते हैं। ठीक है, वैसे ही हम लोग अंग्रेज लोगों को द इंग्लिश कहकर बुलाते हैं। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आई ट्रस्ट इंग्लिश। अब आप भाषा पर भरोसा करता हूं ऐसा कभी बोलोगे क्या? ये क्या लाइन हुई कि मैं अंग्रेजी भाषा पर भरोसा करता हूँ? आप ये बोलोगे भाई मेरे को इंग्लिश भाषा बोलने आती है, ये बोल सकते हो। भाई मुझे इंग्लिश भाषा पसंद है, ये बोल सकते हो। मैं इंग्लिश भाषा पर भरोसा करता हूँ, ये कोई लाइन है क्या? गलत लाइन है ये। आप ये बोल सकते हो कि मैं अंग्रेजों पर भरोसा करता हूँ, करना मत, लेकिन फिर भी आप ऐसा बोल सकते हो। आई ट्रस्ट द इंग्लिश, मैं अंग्रेजों पर भरोसा करता हूं। द इंग्लिश यहां पर अंग्रेजों को बताने की कोशिश कर रहा है, ये वाली चीज सही है। लिखा हुआ है आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, लिखा हुआ है आई कैन स्पीक द इंग्लिश फ्लुएंटली। अब आप खुद डिसाइड कर चुके होंगे कि मुझे यहां पर बी मारना चाहिए या डी मारना चाहिए। अगर मैंने बोल दिया आई कैन स्पीक द इंग्लिश फ्लुएंटली, मतलब मैं अंग्रेजों को बढ़िया एकदम फ्लुएंटली में बोल लेता हूं, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं ना भाई, अंग्रेजों को एकदम सुरीली भाषा में कैसे बोल लोगे आप? आप अंग्रेजी भाषा को सुरीली भाषा में, मतलब सुरीले स्वर में बोल सकते हो। सही जवाब है बी। तो बी और सी सही है मेरे हिसाब से, इसका आंसर होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही जवाब होगा बी।
ये था हॉस्टल वार्डन एग्जाम के इंग्लिश के आए हुए 10 सवाल। मैं आशा करता हूं कि आपको इन 10 सवालों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और कम से कम ये अंदाजा तो जरूर लग गया होगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हम लोग मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं इसी वाले एग्जाम के अगले अलग सेक्शन आपके लिए लेकर हाजिर हो जाऊंगा। जल्दी ही मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।